A very good afternoon, guys. I, Amit Singh, Assistant Professor, Shivalik College of Engineering, Dehradun, Uttarakhand. Today, we discuss about a very important topic of agronomy, that is allelopathy and their effect on crops. तो आज हम लोग एलिलोपैथी और उसके क्रॉप के ऊपर होने वाले इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. Allelopathy is a biological phenomenon by which a plant releases a chemical substance known as biochemicals into the environment that affect growth, germination, or development of neighboring plants. Allelopathy is a biological phenomenon. It is a biological phenomenon, completely a biological phenomenon in which plant release some chemicals, some substances. These substances are also known as biochemicals into their environment, and that affect the plant and their life cycle for their growth, germination and other things. अगर एलिलोपैथी को समझें तो एलिलोपैथी एक जो है कि बायोलॉजिकल जैविक प्रक्रिया है जिसमें प्लांट कोई एक केमिकल रिलीज करता है. जिन केमिकल्स को बायोकेमिकल्स बोलते हैं. प्लांट जो है कि बायोकेमिकल्स रिलीज करता है अपने एटमॉस्फेयर में, अपने इन्वायरमेंट में, जो कि प्लांट के ग्रोथ को, प्लांट के जर्मिनेशन को और प्लांट के डे बाय डे डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करता है, अफेक्ट करता है. सॉरी, डिस्टर्ब नहीं करता है, अफेक्ट करता है. ठीक है, ओके. तो दीज बायोकेमिकल्स आर नोन एज एलिलोकेमिकल्स. इतना समझ गया कि एलिलोपैथी क्या है. एलिलोपैथी एक बायोलॉजिकल फेनामेना है जिसमें प्लांट कोई सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको बायोकेमिकल्स बोलते हैं, और वो बायोकेमिकल्स दूसरे प्लांट के ग्रोथ को, जर्मिनेशन को, डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है. अब समझते हैं. दीज बायोकेमिकल्स आर नोन एज एलिलोकेमिकल्स. इन्हीं बायोकेमिकल्स को एलिलोकेमिकल्स बोलते हैं. ठीक है. These biochemicals known as allilochemicals and can have beneficial positive allelopathy or detrimental negative allelopathy effect on the target plant. अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो बायोकेमिकल्स प्लांट के द्वारा रिलीज होता है उसको एलिलोकेमिकल्स बोलते हैं, और इन एलिलोकेमिकल्स का पौधे के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है और नेगेटिव इफेक्ट भी होता है. अभी आपको बताएंगे कि पॉजिटिव इफेक्ट कैसे होता है और नेगेटिव इफेक्ट कैसे होता है. तो अगर ये पौधे के लिए बेनिफिशियल है या एग्रीकल्चर के लिए फायदेमंद है, बेनिफिशियल है, तो इसको जो है कि पॉजिटिव एलिलोपैथी बोला जाएगा. अगर ये एग्रीकल्चर के लिए नेगेटिव है, नुकसानदायक है, डेट्रीमेंटल है, तो इसको जो है कि नेगेटिव एलिलोपैथी समझा जाएगा. ठीक है. आइए समझते हैं कि पॉजिटिव एलिलोपैथी क्या है और नेगेटिव एलिलोपैथी क्या है. कहने का मतलब है कि ये जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं, ये जो बायोकेमिकल्स होते हैं जिनको हम एलिलोकेमिकल्स बोलते हैं, ये क्या करते हैं कि किसी पौधे का, किसी नेक्स्ट प्लांट का जर्मिनेशन में, उसके डेवलपमेंट में, उसके ग्रोथ को रोक देते हैं. तो अगर जो है कि किसी बेनिफिशियल प्लांट के जर्मिनेशन को, ग्रोथ को रोकेंगे, तो ये जो है कि एक नेगेटिव एलिलोपैथी हो जाएगा. अगर किसी हार्मफुल प्लांट के ग्रोथ को, जर्मिनेशन को, डेवलपमेंट को रोकेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एलिलोपैथी हो जाएगा. तो एलिलोपैथी दो तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव एलिलोपैथी एंड नेगेटिव एलिलोपैथी. अब आइए आगे समझते हैं. एलिलोकेमिकल्स आर अ सबसेट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म, दैट इज ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन. एलिलोकेमिकल्स कह रहा है दोस्तों कि एलिलोकेमिकल्स आर द सबसेट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, दैट इज द सबसेट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट. प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है और उसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ये जो है कि सबसेट के रूप में निकल रहा है एलिलोकेमिकल्स, जो कि पौधे के मेटाबॉलिज्म के लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है, ग्रोथ के लिए आवश्यक नहीं है, डेवलपमेंट के लिए आवश्यक नहीं है, रिप्रोडक्शन के लिए कोई जरूरत नहीं है इसकी. ठीक है. The term allelopathy or telotoxy was introduced by Hans Mollis in 1937. जो एलिलोपैथी टर्म्स था, या इसको जो है कि शुरू में टेलीटॉक्सिक बोला गया, ये जो है कि हैंस मॉलिस के द्वारा 1937 में the term allelopathy was introduced by
Hans Mollis in 1937. At starting, they are called him teratoxin. Allelopathic substance was first detected by Davis in black walnut tree Juglans regia, whose foliar leachate containing juglone was found to damage germination and seedling growth of crop beneath the tree. एलिलोपैथी सब्सटेंस जो था सबसे पहले जो है कि डेविस नाम के जो है कि साइंटिस्ट के द्वारा पाया गया। ठीक है, वालनट ट्री, जो वालनट का ट्री होता है जिसको जगलेंस रेजिया बोलते हैं, उसके फोलियर लीचेट के द्वारा, जगलेंस रेजिया आप समझते हैं कि बच्चे लीचेट, लीचेट क्या होता है? वॉशिंग आउट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अपर सरफेस टू लोअर सरफेस। अगर कोई सब्सटेंस वॉश आउट होकर के ऊपरी सरफेस से निचली सरफेस में चला जाता है तो उसको लीचेट बोलते हैं, उस सब्सटेंस को लीचेट बोलते हैं। तो जगलेंस रेजिया नाम का एक ट्री था, वालनट जिसको बोलते हैं दोस्तों, वालनट खाए भी होंगे आप लोग। तो वालनट जगलेंस रेजिया, तो उसकी जो लीफ फॉल हुई धरती के ऊपर, जो लीफ फॉल हुआ उस वो लीफ डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज होकर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ और इरिगेशन वाटर के द्वारा या फिर रेनफॉल के द्वारा जो है कि वो लीच आउट हुआ। ऊपर का जो सब्सटेंस था वो लीच आउट होकर के निचली सरफेस में चला गया और उसके लीचेट की वजह से, उस लीचेट की वजह से वो लीच आउट हुआ, लीच आउट होकर के नीचे के सत्ता में चला गया और उसके वजह से जो है कि किसी दूसरे क्रॉप के सीडलिंग के जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, तो ये जो डिस्कवरी किया था वो डेविस के द्वारा किया गया था। साइंटिस्ट थे डेविस, इनको एग्रोनॉमिस्ट कह सकते हैं। तो एलोपैथिक सब्सटेंस वाज फर्स्ट डिटेक्टेड बाय डेविस इन ब्लैक वॉलनट ट्री जगलेंस निग्रा, सॉरी जगलेंस निग्रा है, whose foliar leachate containing juglone was found to damage germination and seedling growth of beneath the tree। ठीक है, जो जगलेंस निग्रा था, निग्रा जो लीचेट के रूप में नीचे तक पहुंचा और जिसको जगलोन कहा गया, और वो जगलोन की केमिकल की वजह से, उस जगलोन की वजह से दूसरे सीडलिंग की ग्रोथ और उनका जो है कि जर्मिनेशन अफेक्ट हुआ और इस तरीके से एलिलोपैथी की खोज हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिलोपैथी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टेन प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया, कोरल एंड फंजाई। एलिलोपैथी जो है कि प्लांट या रूट्स के द्वारा सिंगल प्रोसेस नहीं होता है। एलिलोपैथी के अंदर जो है कि बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जैसे प्लांट के अंदर प्राइमरी मेटाबॉलिज्म जो भी होता है, प्राइमरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी होती है, जो लोग भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन सबका जो है कि कलेक्टिवली परिणाम होता है। तो एलिलोपैथिक में प्लांट तो होते ही है, कुछ एल्गी भी होती हैं, बैक्टीरिया भी होती हैं, कोरल्स भी होते हैं, फंजाई भी होती हैं। ये सब जो है कि साइमल्टेनियसली वर्क करके, ये अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस करके एलिलोकेमिकल्स को रिलीज करती हैं। आइए समझते हैं। एलिलोपैथिक इंटरेक्शन आर एन इंपॉर्टेंट फैक्टर in determining species distribution and abundance within plant communities। ठीक है, एलिलोपैथिक इंटरेक्शन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें जो है कि स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी जो है कि अबंडेंस को प्लांट कम्युनिटीज के अंदर जो है कि देखा जाता है। क्या होता है कि अदर कुछ स्पेसीज और कुछ जो है कि प्लांट कम्युनिटीज में ही एलिलो फैक्टर देखने को मिलते हैं, एलिलोपैथिक इंटरेक्शन देखने को मिलता है। हर जगह जो है कि एलिलोपैथिक इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, एलिलोकेमिकल्स आर फाउंड टू बी रिलीज टू एनवायरमेंट इन अप्रिसिएबल क्वांटिटीज वाया रूट्स, एक्सुडेट्स, लीफ लीचेट्स, रूट्स एंड अदर डिग्रेडिंग प्लांट रेसिड्यूज which include a wide range of phenolic acid such as benzoic and cinnamic acid, alkaloids, terpenoids and other। ठीक है, तो एलिलोकेमिकल्स जो होते हैं वो जो है कि इन्वायरमेंट में एक एप्रिसिएबल क्वांटिटीज में ही जो है कि रिलीज किए जाते हैं। कैसे रिलीज होते हैं? रूट एक्सुडेट्स द्वारा, रूट्स के द्वारा जो स्राव निकलता है उसी को रूट्स एक्सुडेट्स बोलते हैं।
या लीफ लीचेट्स के द्वारा, लीफ सड़ती गलती है फिर पानी के साथ वो लीच आउट हो जाती है, तो लीफ लीचेट के द्वारा, रूट्स के द्वारा, या फिर कोई प्लांट डिग्रेड हो रहा है, सड़ रहा है, उस प्लांट के रेसिड्यूज के द्वारा जो है कि एलिलोकेमिकल्स इन्वायरमेंट में एप्रिसिएट अमाउंट में रिलीज होते हैं, ठीक है। विच इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ फेनोलिक एसिड, इसमें जो है कि वाइड रेंज में फेनोलिक एसिड जैसे बेंजोइक एसिड, सिनेमिक एसिड, अल्कलाइड्स, टर्पेनॉइड्स और अदर जो है कि हार्मफुल एसिड या केमिकल्स जो है कि बन जाते हैं, जो कि दूसरे प्लांट के लिए कभी कभी घातक सिद्ध होते हैं। These compounds are known to modify growth, development of plant, including germination and early seedling growth, ठीक है। और ये कंपाउंड्स, these compound modify, ये कंपाउंड जो है कि ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, जर्मिनेशन को, अर्ली सीडलिंग ग्रोथ को जो है कि मॉडिफाई कर देते हैं, कभी कभी पूरी तरीके से रोक देते हैं, कभी कभी मॉडिफाई कर देते हैं, ग्रोथ को धीरे कर देते हैं या ग्रोथ को जो है कि सप्रेस कर देते हैं। तो दीज आर द एलिलोपैथिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। आइए समझते हैं फिगर के माध्यम से डिटेल में। तो दीज आर द प्लांट, ये प्लांट है, और प्लांट में क्या होता है कि रेन आती है, ड्यू आते हैं, फॉग आते हैं, ठीक है। एरियल पार्ट ऑफ प्लांट है, प्लांट का जो एरियल पार्ट है वो जो है कि सॉइल के अंदर जाएगा, सॉइल के अंदर जाएगा, उसका प्रॉपर डिकम्पोजिशन होगा, रेन के द्वारा जो है कि उसकी लीचिंग होगी। लीचिंग क्या होता है? वॉशिंग आउट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अपर सरफेस टू लोअर सरफेस, अपर सरफेस से लोअर सरफेस की तरफ अगर सब्सटेंसेस केमिकल्स का वॉशिंग आउट होता है, या वॉशिंग आउट कर सकते हैं, या फिर एंट्री ऑफ सब्सटेंस कर सकते हैं ऊपरी सरफेस निचली सरफेस में, तो उसी को लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो लीचिंग रूट जोन से बाहर भी होता है, सॉइल साइंस में, केमिकल में इसे जो है कि पढ़ाया जाता है। तो लीचिंग के थ्रू जो है कि पहुंचता है। उसके अलावा वोलेटिलाइजेशन, वोलेटिलाइजेशन भी एक प्रोसेस है। वोलेटिलाइजेशन में भी जो है कि गैसियस लॉस होता है न्यूट्रिएंट का, गैसियस लॉस ऑफ नाइट्रोजन वोलेटिलाइजेशन कहा जाता है इसको। तो वोलेटिलाइजेशन के थ्रू, डिकम्पोजिशन के थ्रू, प्लांट डेड रूट्स एंड राइजोम के थ्रू जो है कि वो सॉइल मेटाबॉलिज्म में प्रेजेंट हो जाते हैं, और सॉइल मेटाबॉलिज्म में प्रेजेंट होने के बाद जो है कि होता क्या है कि नए प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। न्यू प्लांट का ग्रोथ जो है कि न्यू प्लांट उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, जिससे या तो इसकी जो है कि जर्मिनेशन ही रुक जाती है, या फिर जर्मिनेशन होता भी है तो ग्रोथ रुक जाता है, सप्रेस हो जाता है, पौधा छोटा रह जाता है, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम पौधे को होना शुरू हो जाती है ड्यू टू दीज एलिलोकेमिकल्स, इन एलिलोकेमिकल्स की वजह से, ठीक है। और इसी इफेक्ट को जो है कि एलिलोपैथिक इफेक्ट कहते हैं। आइए समझते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ एलिलोपैथी। एलिलोपैथी का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल्स? द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ एलिलोपैथी अराइज फ्रॉम द फैक्ट that plant and microorganisms collectively produce thousands of chemicals, and many of these chemicals are released from the producing organisms by leaching, exudation, volatilization or decomposition process, ठीक है। जो सेंट्रल प्रिंसिपल है एलिलोपैथी का, वो जो है कि प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कलेक्टिवली स्वभाव से आता है। प्लांट का नेचर ही होता है कि प्लांट जो है कि अपने रूट से कुछ सब्सटेंस रिलीज करता है। मान लीजिए प्लांट है, तो प्लांट जो है कि अपने रूट से सब्सटेंस रिलीज करता है। आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट का रूट होता है, रूट के पास जो है कि माइक्रोबियल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्लांट जो है कि रूट एक्सीडेट्स कुछ रिलीज करता है, ठीक है। इस एरिया को राइजोस्फीयर बोलते हैं। जो प्लांट का रूट वाला एरिया होता है उसको राइजोस्फीयर बोलते हैं, और जो रूट का बिल्कुल रूट्स के पास वाला एरिया होता है उसको राइजोप्लेन बोलते हैं। यहाँ पे माइक्रोबियल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। तो सारे प्लांट जो है कि रूट एक्सीड्यूट्स रिलीज करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कुछ ऐसा रूट सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसको कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कि किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो कंपाउंड कभी कभी जो है कि किसी दूसरे प्लांट के लिए घातक सिद्ध हो जाता है, या फिर उसके ग्रोथ में, डेवलपमेंट में
बाधक सिद्ध होता है, और उन्हीं को जो है कि एलिलोकेमिकल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं प्रिंसिपल्स को। तो सेंट्रल प्रिंसिपल एलिलोपैथी का यही है कि जो प्लांट से निकलने वाले सब्सटेंसेस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका कलेक्टिवली, ये जब कलेक्टिवली वर्क करते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ केमिकल, हजारों केमिकल जो है रिलीज होता है, और ये केमिकल जो है कि कभी कभी किसी दूसरे प्लांट्स के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। ठीक है, ये जो केमिकल रिलीज होता है, ये जो है कि लीचिंग के माध्यम से, रूट एक्सीडेशन के माध्यम से, वर्टिलाइजेशन के माध्यम से, या फिर डिकम्पोजिशन प्रोसेस के माध्यम से रिलीज होता है। तो यही एलिलोपैथी का प्रिंसिपल है। जो सेंट्रल प्रिंसिपल एलिलोपैथी का है वो यही है कि प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कलेक्टिवली प्रभाव से हजारों तरीके के केमिकल्स जो है कि सॉइल के अंदर रिलीज होते रहते हैं, और ये केमिकल्स जो है कि लीचिंग के द्वारा, रूट एक्सक्यूशन के द्वारा, वर्टिलाइजेशन के द्वारा, या डिकम्पोजिशन प्रोसेस के द्वारा रिलीज होते हैं। अब समझते हैं सेकेंड लाइन में, सब्सिक्वेंटली सम ऑफ दीज कंपाउंड्स नोन एज एल्लोकेमिकल्स। परिणाम स्वरूप इन्हीं कंपाउंड्स को जो है कि एल्लोकेमिकल्स बोलते हैं। दोज एल्लोकेमिकल्स alter the growth of physiographic function of organisms that encounter them during growth। ठीक है, इन्हीं कंपाउंड्स को एल्लोकेमिकल्स कहा जाता है, और ये केमिकल्स जो है कि कभी कभी किसी दूसरे प्लांट के ग्रोथ को, फिजियोलॉजिकल फंक्शन को जो है कि एनकाउंटर करते हैं, रोकने का काम करते हैं। ठीक है, ये रहा प्रिंसिपल्स ऑफ एलिलोपैथी। अब आगे बढ़ेंगे। एलिलोकेमिकल्स, ठीक है, तो नाम सही क्लियर है, एलिलो और केमिकल्स। एलिलोपैथी इफेक्ट डालने वाले केमिकल्स को क्या बोलेंगे? एलिलो केमिकल्स बोलेंगे। और एलिलो केमिकल्स बनते कैसे हैं? एलिलो केमिकल्स बनते हैं प्लांट और बाकी माइक्रोबियल पॉपुलेशन के द्वारा। प्लांट और माइक्रोबियल पॉपुलेशन जब आपस में मेटाबॉलिक फंक्शन करते हैं सॉइल के अंदर, तो उसी समय जो है कि एलिलो केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि एलिलो केमिकल्स आर मोस्टली so called secondary metabolites produced by organisms such as plant, animal or microorganisms and which are not needed for basic primary metabolism। ठीक है, एलिलोकेमिकल्स जो है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। अब समझिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैसे होते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, प्लांट जो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, प्लांट अपनी एक्टिविटी जो करता है वो प्राइमरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। तो प्राइमरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू दूसरा कोई केमिकल रिलीज हो जाता है, इसीलिए जो है कि इसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। तो दीज आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। किसी और प्रोड्यूस कैसे होते हैं? दे आर प्रोड्यूस बाय द ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और आपको पता ही है कि एलिलोकेमिकल्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं? प्लांट के द्वारा, एनिमल के द्वारा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ठीक है, सबका एक कलेक्टिवली रूप होता है, कभी कभी प्लांट के रूट से, कभी प्लांट के पत्तियों से, और उसके अलावा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती रहती हैं उनके थ्रू जो है कि ये बनते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होती हैं जिसका प्लांट को कोई आवश्यकता नहीं होता है, प्लांट को जो है कि इनकी कोई नीड नहीं होती, विच आर नॉट नीडेड फॉर बेसिक प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में इनका कोई जरूरत नहीं होता है, बट rather they have ecological function to counterbalance abiotic and biotic stresses। इसको ध्यान रखना होगा कि ये जो है कि बहुत ही आवश्यक भी है, एलिलोकेमिकल्स का रहना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी है एलिलोकेमिकल्स, क्योंकि इनका इकोलॉजिकल फंक्शन है भाई। इस लाइन को हम लोग बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। रेदर दे हैव इकोलॉजिकल फंक्शंस टू काउंटरबैलेंस एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेसेस। ये जो है कि बैलेंस बनाने का काम करती हैं, एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस के बीच में बैलेंस बनाने का काम करते हैं एलिलोकेमिकल्स। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होती हैं, इनकी पौधे को, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में पौधे को कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन इनका जो है कि रहना बैलेंस बनाने के लिए जरूरत होता है। ठीक है, ये अगर रहेंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल फंक्शन बना रहेगा, किसी और सब्सटेंस की एंट्री नहीं होगी, कोई और सब्सटेंस जो है कि आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, या फिर बहुत सारी चीजें जो है कि
इसके थ्रू मैनेज हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। एलिलोकेमिकल्स अफेक्ट अदर ऑर्गेनिजम्स आइदर इन द फिजियोलॉजी, ग्रोथ एंड बिहेवियर और लाइफ हिस्ट्री। एलिलोकेमिकल्स जो है कि अदर ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं, उनके फिजियोलॉजी में, उनके ग्रोथ में, उनके जो है कि बिहेवियर में, उनके लाइफ हिस्ट्री में। ठीक है, ये बात तो हम लोग समझ ही गए कि एलिलोकेमिकल्स अदर ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि पॉजिटिव अफेक्ट भी करते हैं और निगेटिव अफेक्ट भी करते हैं। सम ऑफ द कॉमन एलिलोकेमिकल्स आर, कुछ कॉमन एलिलोकेमिकल्स होते हैं जिन्हें जो है कि सिनेमिक एंड बेंजोइक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स, टर्पेंस, ठीक है, ये जो है कि कॉमन एलिलोपैथिक केमिकल हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एलिलोपैथी, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एलिलोपैथी। एलिलोपैथी दो तरीके के होते हैं, एक ट्रू टाइप और दूसरा फंक्शनल टाइप। ठीक है, तो ट्रू टाइप क्या होता है कि कुछ एलिलो केमिकल्स जो है कि इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं और वो डायरेक्टली टॉक्सिक होते हैं, तो उनको ट्रू टाइप बोलेंगे। ठीक है, ट्रू टाइप द रिलीज इनटू द एनवायरमेंट ऑफ कंपाउंड दैट आर टॉक्सिक द फार्म इन विच दे आर प्रोड्यूस, वो जिस फार्म में प्रोड्यूस हुए हैं उसी फार्म में टॉक्सिक होते हैं, तो उनको ट्रू टाइप बोलेंगे। उनका नेचुरल फार्म एक टॉक्सिक होता है। ठीक है, जिस फार्म में वो प्रोड्यूस हुए हैं उसी फार्म में वो टॉक्सिक होते हैं अदर के लिए, तो उनको ट्रू टाइप एलिलोपैथी बोलेंगे। लेकिन फंक्शनल टाइप कभी कभी क्या होता है कि रूट्स के द्वारा या फिर लीफ फॉल के द्वारा कुछ केमिकल नीचे आया, कुछ केमिकल जो है कि लीचिंग के थ्रू नीचे आया, या रूट्स रूट्स एक्सुडेट्स के द्वारा, रूट्स के स्राव के द्वारा जो कुछ केमिकल नीचे आया। ठीक है, और वो केमिकल जो है कि उस पर जो है कि माइक्रोबियल अटैक हुआ, माइक्रोब्स ने उसके ऊपर एक्ट किया और एक्ट करके जो है कि उसको किसी और कंपाउंड में, किसी और केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, और वो अलग केमिकल कंपाउंड किसी दूसरे प्लांट के लिए जो है कि घातक सिद्ध हो गया, तो उसको बोलेंगे फंक्शनल टाइप। ठीक है, तो द रिलीज इनटू द एनवायरमेंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज टॉक्सिक एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स। ठीक है, जब माइक्रोब्स उसके ऊपर एक्ट करते हैं, एक्ट करके जो है कि किसी और रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो जो है कि केमिकल्स किसी दूसरे प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाता है, तो वो जो है कि फंक्शनल टाइप कहलाएगा। ठीक है, तो दो टाइप के एलिलोपैथी होते हैं। तो ये एक्चुअली एक डेमो क्लास था, हालांकि पढ़ाने में तो बहुत मजा आ रहा था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी क्लास को समाप्त करते हैं, अपने डेमो को देते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।